8:05 पर हम अपनी जूम मीटिंग की शुरुआत कर देंगे। तो मुसद्दर रशीद साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सर आप भी 5 साथियों के पास में कॉल करें। सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को सभी साथी एक बार नोट करने का काम करेंगे। देखिए सर, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आप सभी साथियों को बोल रहा था। सबसे पहले तो नमस्कार, JRCM, अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों का आज की जूम मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी साथी हैं पॉइंट नंबर 1 को नोट करेंगे। सभी साथी अपनी वीडियो को ऑन करके एक ऐसी जगह बैठेंगे जहां अच्छी मात्रा में नेटवर्क हो और आपका वीडियो ऑन हो। क्योंकि कई बार मैं अपनी खुद की घटना बताता हूं, कई बार जब मीटिंग होती है तो मैं खुद भी गुस्ताखी कर जाता हूं। तो वो गुस्ताखी क्या होती है कि मैं वीडियो ऑन करके अपने किसी काम में लगा रहता हूं। तो मेरे दिमाग में अचानक एक बात आती है कि अगर मैं काम में लगा रहता हूं तो निश्चित रूप से जिन साथियों की वीडियो ऑफ रहती है वो अपने काम में ही लगे रहते हैं। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा, क्योंकि आप अपना समय भी यहां पर लगा रहे हैं, 35-40 मिनट यहां पर आप लगा रहे हैं, तो कम से कम वो 35 से 40 मिनट आप ऐसे जगह बैठ कर लगाएं जिससे आपके बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ हो। हम साथी जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और अगर हम अपने बिजनेस को जो आगे बढ़ाने के लिए इसमें जुड़े हुए हैं तो हम क्यों ना स्ट्रिक्टली एक ऐसी पोजीशन पर बैठे, चाहे अपना, जैसे कई बार मैं बोलता हूं, हम अपने पड़ोसी के घर में वाईफाई लगा है तो उसके पास जाओ, उसको बोलो कि भाई साहब मेरे जाने के बाद आप चाहे इसका पासवर्ड चेंज कर देना, लेकिन 40 से 45 मिनट की मेरी वीडियो है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के देखना चाहता हूं। तो वो पड़ोसी भी पूछेगा इतनी क्या जरूरी है, बोला सर इतनी ही जरूरी है। वो पड़ोसी भी तुम्हारे साथ बैठ करके वीडियो देखेगा और हो सकता है कि आज वो सुदेश सैनी सर को ज्वाइन सुनने के बाद आपके साथ में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाए। वीडियो ऑन होने का मतलब है आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, और वीडियो ऑफ होने का मतलब है कि आप सीरियस नहीं हो इस बिजनेस में। इसलिए जितने भी साथी यहां पर हैं, अगर वो चाहते हैं सीरियसली में अपने बिजनेस को बढ़ाना, और वो चाहते हैं कि हमारी टीम नंबर 1 टीम हो और मेरी टीम पोजीशन पे आए और मेरी टीम आगे बढ़े, तो हर साथी की वीडियो ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, पूरी मीटिंग आपको देखनी है। मैं कई बार देखता हूं कि देखो, फिल्म का निचोड़ कब होता है? फिल्म का निचोड़ लास्ट में होता है। किसी भी मैच का जो निचोड़ है ना वो लास्ट में होता है, एंड में जाकर के। इसलिए अंतिम समय तक आप जुड़ गए हैं तो क्यों ना 10 मिनट में, और क्या होता है, हम अंतिम समय तक अपनी मीटिंग को अटेंड करें। तीसरा, डायरी कॉपी पेन लेकर के आप बैठे आज की जो मीटिंग में, क्योंकि आज वो शख्सियत हमारे बीच में आने वाले हैं। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे जब पहली बार वो उनसे फिजिकल रूप से मुझसे मुलाकात हुई थी, मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें लिखने का के लिए कहा था। अगर आज वो किताबें मैं पढ़ रहा हूं, आज भी मुझे याद है, आज भी मेरी मेज के ऊपर ये किताबें हैं। इस किताब का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा धन कमाने के 201 आसान तरीके। और अभी दीपक बजाज की कुछ किताबें मेरे सामने रखी हुई हैं। तो किताब पढ़ने का जो कीड़ा मुझे लगा, वो कीड़े के योग देना आदरणीय सुदेश सैनी सर का ही देन है। एक नॉलेज के मास्टर, और वास्तविकता में उनके पास में भरपूर मात्रा में नॉलेज है। और बहुत सारे लोगों को ईगो ईगो होता होगा, चलो ये मास्टर लोग हैं, जावेद सर तो एक मास्टर है, बलवान सर तो एक टीचर है, इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि उनको बच्चों को अच्छा पढ़ाना आता है, इसलिए उनको अच्छा बोलना आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो गजटेड ऑफिसर है पोस्ट विभाग में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, टीचिंग लाइन से हटके उनका प्रोफेशन है, सुबह जाते हैं शाम के समय। हम टीचरों की तो फिर भी 2:30 2 बजे छुट्टी हो जाती है, उनकी तो छुट्टी ही 5 बजे होती है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने नेटवर्क को कैसे खड़ा किया और कैसे वो आरसी में रूबी अचीवर बने, वो सारी बातें आज आपके सामने शेयर करेंगे। तो किसी भी साथी को अगर ये लगता है कि ये तो एरा गैरा का बिजनेस है, ये तो कोई आलतू जालतू आई बला को टालतू लोगों का बिजनेस है, तो वो साथी आज जानेंगे कि एक वेल सेटल्ड फैमिली से, ऑलरेडी आरसीएम में आने से पहले गजटेड ऑफिसर थे, आरसीएम में आने से पहले उनका परिवार वेल सेटल्ड परिवार था, यानी कि मैं कह सकता हूं करोड़ों की संपत्ति का मालिक आरसीएम में आने से पहले उनका परिवार था। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए जिन साथियों को आज की जो मीटिंग अंतिम समय तक आपको देखनी है, तो आप अपनी एक कॉल, आपकी एक कॉल किसी के जीवन को बदल सकती है। एक कॉल आपके किसी के जीवन को बदल सकती है।
इसलिए आपकी एक कॉल किसी न किसी के जीवन को बदले, इसलिए हर साथी, डार शौकत सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी एक कॉल जीवन को बदल सकती है। शौकत साहब, ये चेक करो कि मेरी टीम का कौन डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है। जितने भी सीनियर साथी हैं वो चेक करें कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक जुड़ा है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जुड़ा है। क्योंकि बहुमूल्य समय से, ये समय जो है ना, ये कितना कीमती समय से लेकर उनका समय मैंने लिया है वो मैं ही जानता हूं। तो आप लोगों की, जैसा हमारा रूल एंड रेगुलेशन है, मैं एक 2 मिनट थोड़ी ज्यादा ले ली है मैंने, तो सभी साथी अभी भी अपनी कॉलिंग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों की, मेरे अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि मैं उनको बुलाऊं, मेरे अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं कि मैं उनको, क्योंकि रियल में मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और उनसे मुझे जो सीखने का मौका मिला है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो आप लोगों की, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरी दो दो अपलाइन मेरे सामने है, दो दो अपलाइन मेरे सामने है, तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली इंसान तो इस संसार में कोई होगा ही नहीं। क्योंकि वो कृष्ण भगवान ने कहा भी था कि एक माता पालने वाली है तो एक माता जन्म देने वाली है। तो दोनों मेरे सामने, मेरे गुरुदेव मेरे सामने हैं। तो मैं आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिएगा। इसी सहयोग को साथ में रखते हुए आप लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं मेरे गुरुदेव, मेरे मेंटर आदरणीय सुदेश सैनी सर। प्लीज वेलकम सर आज की जूम मीटिंग में आपका। Recording in progress. जी सर, आप को होस्ट हैं, अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया आपको। जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को नमस्कार, आदाब, जय आर सी एम और बहुत सारा जय प्यार। आर सिंह सर। और ये मौका आप लोगों ने मुझे दिया काफी दिनों बाद, कश्मीर वाली टीम के साथ में। वे यादें मेरे जहन में बिल्कुल एज इट इज हैं, जब मैं वहां गया। लास्ट ईयर की ये बात है, और जिस तरह से मेरा एक जुड़ाव उस टीम से बना, उसमें एक बहुत बड़ी बात जावेद जी की ओर से रही। और मैं बिल्कुल थैंक्स पे करूंगा सर। आप लोगों की टीम बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, मतलब इतना ऐसा लगा कि आने का ही मन नहीं था वहां से वापस। तो वायदा ये हुआ था कि अब की बार जब आओगे तो 2-3 दिन के लिए आना, और विद फैमिली आना। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, वो वायदा निभाऊंगा मैं जरूर। बहुत अच्छी टीम ये। और जहां तक आप लोगों की बात है, इस टीम की एक ट्रेडिशन सा ये बन गया है कि भाई नहीं, बड़ाई करनी है, प्रशंसा करनी है, ये बिजनेस का पार्ट है। और अच्छा अच्छा बोलना ही है, ये बिजनेस का पार्ट है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कही जाती हैं, बाहरी तौर पे बताई जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो महसूस ज्यादा होती हैं। तो जो मुझे महसूस हुआ वहां आप लोगों की टीम में, जब भी मैं गया, हिसार में गया या हांसी में प्रोग्राम, या ये आपकी कश्मीर में जो भी प्रोग्राम हुए सारे, तो ये वास्तव में एक ऐसी अजब गजब सी बात है इस बिजनेस की। कई बार मैं इस चीज को कहता भी हूँ कि भाई देखो, हमें एक दूसरे का नहीं पता था। मैं बलवान जी को नहीं जानता था और बलवान जी मुझे नहीं जानते थे। ना मैं हुसैन जी को जानता था, ना वो मुझे जानते थे। ना मैं साबिर जी को जानता था, ना वो मुझे जानते थे। लेकिन कोई और था, और इंतजामात सारे वही करता है। तो कोशिश हमें थोड़ी सी ये करनी चाहिए कि जो भी बातें हों, खाली वे बातें ना हो कि जो लोग सुनना चाहते हैं। बातें वे भी हों जो सुनने के लिए जरूरी हैं। दिक्कत लोगों के साथ में ये ज्यादा है कि वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और सुनना वो चाहिए जो सुनने के लिए जरूरी है, मेरे हिसाब से। तो मैं बातचीत ही करूंगा आप लोगों से, कुछ थोड़े बहुत जो मेरे अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है मेरे, वो शेयर करूंगा मैं आपसे। अभी अभी हाँ, आपकी टीम में उधर कश्मीर से ही कुछ डेवलपमेंट हुआ, इधर नजीबाबाद में कुछ लोग स्पॉन्सर किए गए उधर से। तो ये धीरे 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 फैलता जा रहा है सब, सभी जगह। और मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग सब जगह आए इधर। काफी डेंसी पॉपुलेशन है इस एरिया में, तो यहाँ भी आके आपकी टीम के लोगों के कांटेक्ट निकलेंगे। और बहुत अच्छा अब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है बिजनेस को लेके। तो उसकी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मैं अपने बारे में बताऊंगा। ये विषय कुछ ऐसा है बलवान भाई, अभी भी 1930 से लेके
सही जो इसकी जहां से शुरुआत हुई थी तो 1930 में हुई थी। अब आप ये देख लो 1930 नहीं 1930 के आसपास तो ये वहां पे एक चर्चा का विषय बन गया था। 1830 के आसपास जो कैलिफोर्निया में जो विटामिन की कंपनी थी वहां से इसकी शुरुआत हुई थी 1830, और 2024 में हम बात कर रहे हैं। और फिर 1972 में 1972 में जब फेडरल ट्रेड कमीशन ने बिल्कुल इसको ये कहा कि नहीं ये एक लीगल बिजनेस है, तो फिर ये दुनिया में फैलना शुरू हुआ ये बिजनेस। और फिर धीरे 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 ये बढ़ता हुआ तो यहाँ तक आया। लेकिन अभी भी मैं ये सोचता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जितना कंट्राडिक्टरी ये सब्जेक्ट अब से 50 साल पहले था, जितना कंट्राडिक्टरी ये सब्जेक्ट इंडिया में अब से 20 साल पहले था, लगभग लगभग इतना ही कंट्राडिक्टरी आज भी है ये। आप तीन लोगों से बात करें तो तीनों लोगों की बातें अलग अलग होंगी। आप जूम मीटिंग के लिए बात करें कि आप उनको फिजिकल मीटिंग के लिए अप्रोच करें या इस बिजनेस के बारे में कहें, तो एक व्यक्ति बड़ी नेगेटिव सी राय रखेगा, दूसरा थोड़ी सी नॉर्मल राय रखेगा जो कि ये कहेगा कि नहीं नहीं ठीक ठाक है, कुछ प्रोडक्ट हैं। और कुछ लोग हैं जो मैं जानता हूं वो उसमें कुछ करते हैं। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कारपोरेशन है। तो तीनों लोगों की जो अलग अलग राय निकलती है तो ये अलग अलग कारण उसके होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और ये मेरी सारी बातचीत आप बिल्कुल ये समझ लें कि ये आज मैं किताबी बात नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल अपने अनुभवों की बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैंने ये देखा है बलवान जी कि 90% से ज्यादा लोगों को पूरा जीवन, तमाम उम्र एक ये दिक्कत बनी रहती है, उन्हें ये लगता है कि हमने सही काम को नहीं चुना। नौकरी वालों को लगता है कि नहीं मेरी तो प्राइवेट है, सरकारी वाले की बढ़िया है। सरकारी वाले को लगता है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाले को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को लगता है कि नहीं मैं मेरा इतना ठीक नहीं है, बिजनेस ज्यादा ठीक है। वो फैक्ट्री ओनर है, प्रोडक्शन करता है, माल बिकता है, माल बनता है, वो ज्यादा ठीक है। फैक्ट्री ओनर को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं प्रोडक्शन ना करता, ट्रेडिंग करता तो तब ज्यादा ठीक रहता। फिर किसी को लगता है कि नहीं नहीं मैं कोई शोरूम डाल लेता तो वो ज्यादा ठीक था। कोई किसी को लगता है खेती करता ज्यादा ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि 90% लोगों की ये एक समस्या बनी रहती है कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो तो ठीक नहीं है, दूसरा काम ज्यादा ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यही है कि सही कार्य का चुनाव, ये सबसे पहली बात है। सही कार्य का चुनाव, जिससे 90% से ज्यादा लोग दिक्कत में रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं कि वो जीवन भर सही कार्य का चुनाव ही नहीं कर पाते। एक कार्य से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, और बाद में फिर जाके उनको लगता है कि जीवन तो जिया ही नहीं, जीवन जीवन तो निकल गया। तो जिस की मैं बात कर रहा हूं, मैं क्यों इसकी बात करता हूं और क्यों मैं कहता हूं कि आने वाले समय में 30 से 40% लोग, और ये डाटा मेरे नहीं है, ये डाटा है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के, विशेषज्ञों के, वो ये कहते हैं कि 30 to 40% लोग इसके साथ में जुड़ेंगे जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, और ये बहुत राइट टाइम है। तो सही कार्य का चुनाव, और फिर दूसरी बात आती है कि सही कार्य को सही तरीके से करने का चुनाव, ये भी तो बात है ना। अब आरसीएम में तो बहुत सारे लोग हैं, कोई कमी थोड़ा ही ना है लोगों की, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत सारे लोग हैं और रॉयल्टी की इंतजार में है, वो आती नहीं। वो किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि बस यूं ही मिलो चला मोहब्बत का कारवां, बस यूं ही मिलो चला मोहब्बत का कारवां, ना लैला ऊंट से उतरी और ना मजनू ने पीछा छोड़ा। तो वो वो लैला उनकी ऊंट से ही नहीं उतर रही है और वो मजनू बन के उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, इसकी बातचीत भी करेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। इसमें टाइम की तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना सर? नो सर, नो सर, आप और अनलिमिटेड है, अब देखो कितने समय लगे रहो। ये कितना अच्छा माध्यम आप लोगों ने बना दिया जूम को लेके
भाई जावेद जी तो कश्मीर में बैठे हुए हैं, वो वहां बैठे हैं, और जिक्र यहाँ हो रहा है, जिक्र यहाँ चल रहा है, और कोई कहीं है कोई कहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो बातचीत शुरू करते हैं। मैं सुधीर सैनी हूँ, कुछ लोग होंगे जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनसे रूबरू हूँ मैं अभी, और उनके लिए मैं कुछ बातचीत रखूंगा। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ग्रुप में भी हूँ जिसमें तमाम तरह की एडवाइजरी और तमाम तरह के सर्कुलर्स आते हैं चीजों के सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इस बिजनेस में मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था, इसकी बात नहीं करना चाहता था। थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा आपसे। मैं तो शुक्रगुजार रहूंगा आदरणीय साबुद्दीन जी का, मेरे अपलाइन है, और जितनी रेस्पेक्ट आप वहां बैठ के दे सकते हैं उनको, डिजिटली फिजिकली मानसिक तौर पे, तो मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। और बात जब उनकी आती है तो दो लाइनें मेरे हमेशा याद आती हैं। अब की बार एनिवर्सरी में भी वो लाइनें बोल के टीसी जी को इनवाइट किया था कि जगाने के कई तरीके आते हैं उसको, जगाने के कई तरीके आते हैं उसको, दरों पर दस्तकें देने खुदा आया नहीं करता। दरों पर दस्तकें देने खुदा नहीं आता, खुदा माध्यम बना के किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी अवसर को भेजता है। अब वो दरवाजा खोलना ना खोलना वो आपके ऊपर है। साहबुद्दीन जी मुझे बार बार अप्रोच करते थे, बार बार मुझे कहते थे कि सैनी साहब ये बहुत अच्छा बिजनेस है और ये आपको करना चाहिए। मेरे और उनके ताल्लुकात बहुत पुराने थे, इस बिजनेस से भी बहुत पुराने ताल्लुकात मेरे और उनके थे। और कमाल की बात यह है, उनको मैंने में सारी फाइट करते हुए और जो वो अपनी मीटिंगों में बताते हैं, उन चीजों को मैंने बिल्कुल उनके साथ में, एक साथ में बैठ के, मेरे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब वो छोटे से मकान का जिक्र जो करते हैं कि भाई वो फर्श था और वहां पे एक ही मकान था, तो मैं कई बार वहां रुका, क्योंकि मुजफ्फरनगर उनकी ससुराल थी और मेरे उनके ताल्लुकात बहुत पहले से थे। तो वो मुझे बार बार अप्रोच करते थे, लेकिन जब भी वो इस बिजनेस के बारे में कोई बात करते थे या कहते थे या मुझे सलाह देते थे, तो मैं उनकी कोई भी बात नहीं सुनता था। ऐसा होता है, कुछ नए लोग होंगे, उन्हीं से मैं रूबरू हूं, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। ये मैंने गलती की, ये गलती आप मत करना। इस बिजनेस में और दूसरे कामों में एक फर्क क्या है? फर्क ये है, ये बिजनेस चल के आपके पास में आता है और दूसरे कामों को लेने के लिए आप जाते हैं। कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, कभी रिटन टेस्ट देने जाते हैं, कभी और कोई काम करने जाते हैं। कोई आपको जाना पड़ता है किसी काम को मांगने के लिए, और ये अवसर एक ऐसा है कि आपके पास में आता है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो यहीं पे हम इसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते कई बार। तो वो कहते थे, मैं उनकी बात नहीं सुनता था, बात आई गई हो जाती थी, ताल्लुकात और फ्रेंडशिप बिल्कुल एज इट इज रही। लेकिन साबुद्दीन जी थोड़ा होशियार थे, उन्होंने एक प्रयोग मेरे ऊपर किया, और आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। तो मैं उनकी बात क्यों नहीं सुनता था, या नया व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में गहराई से क्यों नहीं सुनता। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप बड़ी बड़ी आपने लेवल भी अचीव किया है, आपके पास में इससे रेस्पेक्ट इनकम भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात को गौर से क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। जो मेरे साथ थे, मेरे साथ में जो सबसे पहला कारण था, मैं साबुद्दीन जी की बात को क्यों नहीं सुनता था, क्योंकि मैं कुछ, मुझे एमबीए था। एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला नहीं था वो था मुझे बहुत आता है, मुझे सब पता है, मुझे कोई क्या बताएगा। और ज्यादातर लोगों को यही एमबीए होता है कि उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब पता है, और ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि आप अगर डॉक्टर हैं तो हो सकता है डॉक्टरी के बारे में आपको सब कुछ पता हो, आप वकील हैं, वकील वकालत के बारे में आप जानते हो, आप टीचर हैं, टीचिंग के बारे में आप जानते हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरे कामों के बारे में आप जानते होंगे। तो बहुत अच्छी किताब है शिवखेड़ा की जीत आपकी, उसमें उन्होंने एक चीज ये लिखी है कि ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक है ज्ञान होने का भ्रम होना। ज्ञान ना हो, पता ना हो उस चीज का, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान होने का भ्रम होना, ये बहुत खतरनाक चीज है। और इस चीज से बहुत सारे लोग ताउम्र
वो यही सोचते रहते हैं मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं, मुझे कोई क्या बताएगा, बाल धूप में ऐसे ही सफेद थोड़े ही ना हुए हैं मेरे। तो इस भ्रम में मत रहें, ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। इसको समझने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ओपन हार्ट और ओपन माइंड होके, मैं तो कई बार ये कहता हूं कि 0.1%, 0.1%, 99.9% की मैं बात नहीं करता, कि 0.1% भी अगर इसे समझ लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति नहीं, अरबपति बनने से नहीं रोक सकती। ये वहां जा रही है ये इंडस्ट्री, अगर 5.1% भी समझ गए तो। एक वाकया हुआ अभी, मैं 8 तारीख में बिहार में था, मेरा प्रोग्राम था नवादा में। नवादा में पहुंच गया था, 7 तारीख को मेरी फ्लाइट थी। तो वहां से मुझे रिसीव किया उन्होंने, उदय नारायण ने, और वो मुझे लेके आ गए अपने फ्लैट पे, गया में। सुबह 4 बजे सतवंत जी ने गुड मॉर्निंग करी। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा सतवंत जी आप यहाँ 8 तारीख की सुबह 4 बजे? तो उन्होंने कहा मेरा प्रोग्राम है इमामगंज में। उनका प्रोग्राम इमामगंज में था। प्रोग्राम के बाद में उनको ट्रेन से जाना था, मेरी फ्लाइट पटना से थी। तो पटना मुझे छोड़ने आए रामरतन जी, तो मैं एयरपोर्ट पे जब पहुंचा, थोड़े लेट हम हो गए थे, वहां पे 8:35 पे फ्लाइट थी। तो मैंने देखा भीड़ भाड़ वहां पे काफी थी, तो मेरी निगाह पड़ी तो प्रहलाद राय जी और श्रीचंद अत्री साहब वो थोड़ा दूसरी तरफ थे। और जब तक मेरी कोशिश रही कि मैं वहां पे पहुंचूं, तो 8:20 पे फ्लाइट थी श्रीचंद अत्री साहब की, इंडिगो से वो उनको जाना था, और मेरी फ्लाइट एयर इंडिया से थी। तो प्रहलाद राय जी रुक गए और वो तब तक निकल गए, तो उनसे तो मेरी बात नहीं हुई। प्रहलाद राय जी से मेरी बातचीत हुई, वो उसी फ्लाइट में थे, तो सीटें तो अलग अलग रही। बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते हुए रात को 11 बजे के करीब, जब लगेज कलेक्ट कर रहे थे हम लोग, तो फिर हम वहां पे मिले, फिर कुछ बातचीत होती रही। तो वो कहते रहे कि सैनी साहब देखो कितना ये अजब गजब का बिजनेस है, इस बिजनेस के बारे में मैं हम किताबों में पहले ऐसा पढ़ते थे, लीडर्स के से ऐसा सुनते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी टीम के लोग आपको कहीं किसी एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, किसी फ्लाइट में मिल जाएंगे, देश के किसी हिस्से में किसी कोने में मिल जाएंगे। और ये चीज आज हम बिल्कुल अपने सामने देख रहे हैं। तो ये फैलता है, ये बढ़ता है, और ये अजब गजब तरीके से चलता है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो सब जानता हूं। तो मेरे भाई, ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये बहुत गुजारिश है मेरी, कि इस बिजनेस को कोई भी अगर आपको कोई बताने का प्रयास कर रहा है, तो बहुत तरीके से, बहुत सलीके से आप करें, आप ना करें, आप कम करें, आप ज्यादा करें, आप इसे कम तवज्जो दें, ज्यादा तवज्जो दें, ये बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूं। लेकिन इसको सुन लेना, इसको समझ लेना, ये मैं जरूर कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा गणित है, कि जो डिले मैंने किया, जो लेट में हुआ, उस लेट का जो खामियाजा है, वो मुझे पता है कि वो कितना है, और वो मैं भुगत चुका हूं। आप मत भुगतें उसको, ये मैं कहता हूं। दूसरा कारण, साबुद्दीन जी जब बात करते थे, मैं क्यों नहीं सुनता था उनकी बात? क्योंकि मेरी जो थोड़ी सी बैकग्राउंड थी और उनकी बैकग्राउंड में एक अंतर था। मैं थोड़ा इस परिवार से, ऐसे परिवार से था कि जहाँ चीजें पहले से ही ठीक ठाक थी। किसान परिवार से मैं ताल्लुक मेरा रहा। परिवार में 5 भाई, पांचों भाई हायर कैडर में काम करने वाले। बड़े वाले तो बल्कि वो हो गए थे, उनको थोड़ा सा कोरोना में इफेक्ट हो गया था, पहली वेव में भी हुआ, फिर दूसरी वेव में भी हुआ। तो मेरा बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट में, मुजफ्फरनगर में हूँ, अभी भी हूँ। तीसरे वाला करनाल में, अब तो 6 स्टेट हैं उसके पास में। एक बहुत बड़े कारपोरेशन में वो है जोनल मैनेजर, 6 स्टेट देखता है, करनाल में रहता है, हरियाणा और पंजाब और ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर का भी कुछ हिस्सा उसके पास में है, और इधर यूपी और उत्तराखंड वो देखता है। उससे छोटे वाला भाई हमारा, वो पहले जालंधर उसका पोस्टिंग रहा,
उससे पहले वो लखनऊ में था, उससे पहले वो वहाँ अमेरिका में भी रहा कुछ समय, और अब वो गाजियाबाद में है। सबसे छोटा भाई हमारा वो अब कैम्ब्रिज में है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट है वहाँ। पहले वो जर्मनी में था, पीएचडी की उसने वहां से, जर्मनी में के बाद में फिर वो नीदरलैंड में रहा, साइंटिस्ट रहा वहाँ, और फिर उसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, और फिर इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल में भी वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। तो वो कैम्ब्रिज में है, उसकी मिसिज भी साइंटिस्ट है, वो भी वही है। उसने फ्रांस से किया एमएससी, और बर्सेल से उसने पीएचडी किया, फिर वो नीदरलैंड में रही उसके साथ में, और वो भी कैम्ब्रिज में है। अभी दोनों गांव में आए हुए हैं। एक बेटी है मेरी, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर है वो, एमबीबीएस करने के बाद में, और एमडी की वो तैयारी में है। सारी चीजें, गांव में बहुत अच्छी खेती, बहुत बड़ा बॉन्ड खतौली शुगर फैक्ट्री में जो है। तो वो सारी चीज होने के बावजूद भी, जो अभी बलवान जी कह रहे थे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि नहीं ये ऐसे वैसे लोगों का ही काम है, ये फालतू लोगों का काम है। ऐसा नहीं है, ये फालतू लोगों का काम नहीं है, ये काम है अच्छे लोगों का, जो महत्वाकांक्षी हैं और कुछ ज्यादा करना चाहते हैं। लेकिन उनकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी, वो थोड़ा सा, तो मैं उनकी बात नहीं सुनता था। ऐसा होता है अक्सर, और इस बिजनेस के बारे में तो खूब होता है कि आपकी बैकग्राउंड से नीचे का कोई व्यक्ति अगर आपको किसी काम के बारे में कहता है तो आप उसको तवज्जो नहीं देते उस काम को। तो ये गलती मेरे से हुई, आप मत करना, नए लोगों से मैं ये कह रहा हूं। तीसरा एक कारण था, तीसरा ये कारण था कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा था और वो कम पढ़े लिखे थे। तो ऐसा होता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कम पढ़े लिखे की बात नहीं सुनता। चौथा कारण ये था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे पास जॉब थी, वो बेरोजगार थे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जब भी वो कुछ की बात कहते थे तो मैं उनकी बात नहीं सुनता था। तो लेकिन घटनाएं घटती हैं, शॉर्ट करता हूं इसको थोड़ा सा, घटनाएं घटती हैं जीवन में, अच्छी घटनाएं भी घटती हैं और जीवन में बुरी घटनाएं भी घटती हैं। कोई कोई घटना जीवन में ऐसी घट जाती है कि जो पूरे के पूरे जीवन को बदल देती है। मेरे जीवन में एक घटना घटी, अब से करीब 18-19 साल पहले की ये बात होगी। साबुद्दीन जी का फोन मेरे पास में आया। उन्होंने कहा कि सैनी साहब कहाँ हो? मैंने कहा ऑफिस में हूँ। बोले आधा घंटा निकाल लोगे? मैंने कहा घंटा तो एक निकाल लूंगा, लेकिन आरसीएम की बात मत करना। आरसीएम की बात करोगे तो फिर मेरे पास में समय नहीं है आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आरसीएम की बात नहीं करनी, हम तो मुजफ्फरनगर से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ कहाँ पे हो? तो कहने लगे शिव चौक पे हैं, वहां शिव जी की मूर्ति रखी हुई है मुजफ्फरनगर में, तो उसको शिव चौक कहते हैं। तो वहां भीड़ भाड़ बहुत रहती है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, शिव चौक नहीं, आप उधर शिव चौक से थोड़ा सदर बाजार की तरफ आओ। वो भी परिचित हैं उस सारे एरिया से। और मैंने कहा वहां पे चाय की दुकान है, और वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह है, आप वहां पे रुको और मैं आपके पास में आधे घंटे में आता हूँ। मैंने उन्हें बोल तो दिया बलवान जी की आधे घंटे में आता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि जाऊंगा नहीं। और ये इनबिल्ड है, ह्यूमन सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड है। जब भी वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा कुछ ऐसा, कुछ बेहतरीन, ऐसा कोई अवसर, ऐसी कोई चीज जो इतनी अद्भुत हो, जो इतनी अनोखी हो, जो बेशकीमती जो चीज हो, जब भी कोई बेशकीमती चीज आपको वो देना चाहेगा तो सबसे पहले आएगा दिमाग में, करूंगा नहीं। और बहुत भारी गलती अभी हो चुकी है, इनबिल्ड है, ये डाला हुआ है ऊपर वाले ने, और ये आता है सामने। तो मेरे मेरे आया कि जाऊंगा नहीं। लेकिन कॉन्शियस से आवाज आई, अंदर से आवाज आई कि वो 200 किलोमीटर से चल के आए हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं, तो मुझे जाना चाहिए। मैंने कॉन्शियस को सुना। कॉन्शियस को सुनो। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको करें ना करें, कम करें ज्यादा करें, ये नहीं है। बात खाली फाइनेंशियल फ्रीडम की नहीं है, बात खाली कुछ पैसा कमाने की नहीं है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ना ये कोई इवेंट है। ये घटना कोई घटेगी महीने, साल, 2 साल के लिए,
और कुछ लोग होंगे 10-20 लाख कमा लेंगे, कुछ इसमें से 10-20 करोड़ कमा लेंगे। और ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस है अपने आप को बदलने का, अपने परिवार को बदलने का, अपने समाज को बदलने का, अपने कौम को बदलने का, और अपने देश को बदलने का। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा नायाब हीरा है आपके हाथ में कि इसका अंदाजा शुरू में नहीं होता, इसका अंदाजा थोड़ा बाद में होता है। इतने हेक्टिक शेड्यूल में होने के बाद भी मैं कई बार बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में कई बार जॉब मीटिंगों में, और मुझे थकान नहीं होती। क्यों नहीं होती? कुछ ऐसा हो गया है अब मेरे साथ में, इस बिजनेस में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसा हो गया है कि वो जैसे मैं उसको किसी ने लिखा, किसी शायर ने लिखा कि भाई मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिलाने की बात कब आती है? जब बिल्कुल खत्म ही हो गया हो ना, तब मिट्टी में मिलाने की बात आती है कि दफनाने ले जा रहे हैं। अब तो खत्म ही हो गई है बात। तो कितना अच्छा उन्होंने लिखा कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। इस बिजनेस में जैसे 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 मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो मैं फिर इसमें आगे आगे भी वो लाइन है कि दहलीज पे रख दी, एक शख्स ने दहलीज पे रख दी है आंखें निकाल कर। एक शख्स ने दहलीज पे रख दी है आंखें निकाल कर, इतना भी रोशन कोई चिरागा हो नहीं सकता। बस मेरे साथ तू अपनी आवाज मिला दे, बस मेरे साथ तू अपनी आवाज मिला दे, फिर देख इस बिजनेस में क्या हो नहीं सकता। इसमें बहुत कुछ हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन लोगों को दिक्कतें कई हैं, जो मुझे थी, नए लोगों को। तो ये सारी चीजें थी। ज्यादा पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना इससे भी अच्छी बात है। जब पढ़ते लिखते रहते हैं हम, तो तब हमें ये पता लगता है कि दूसरी चीजें कौन कौन सी एंटर हो रही हैं। और एज सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का होने के नाते मैं आपको ये बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बिल्कुल बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के व्यापारों से दिग्भ्रमित हुए हैं पहले भी, और अभी भी इन चीजों को बहुत महीन सा अंतर होता है लीगल और इलीगल चीजों में। तो उसकी भी थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा। तो मैं खैर वहां गया, पहले तो मैं जाना नहीं चाहता था, तो साबुद्दीन जी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे चाय की दुकान के बाहर, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सैनी साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं गया, हाय हेलो हुई, हाथ मिलाया, और वो मुझे चाय की दुकान के अंदर लेके गए। अकेले नहीं थे, एक व्यक्ति और उनके साथ में थे। अब साबुद्दीन जी ने उनको चाय की दुकान के अंदर बैठा रखा था। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि अगर सैनी साहब ने उस व्यक्ति को चाय की दुकान के बाहर देख लिया तो हो सकता है वापस चले जाएं। और मैं बिल्कुल ऐसा ही करता। अगर मैं उस दिन उस व्यक्ति को चाय की दुकान के बाहर देख लेता ना बलवान जी, तो मैं वापस चला जाता। क्यों? क्योंकि मुझे पता था वो भी आरसीएम करता था और आरसीएम मुझे करना नहीं था। तो अगर वो होशियार थे, उन्होंने उनको चाय की दुकान के अंदर बैठा रखा था। अब जो अंदर बैठे हुए थे, भाई वो उन जैसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं अपने जीवन में। इतना डेडिकेटेड व्यक्ति किसी कार्य को लेके, इतना मोटिवेटेड व्यक्ति, और लाखों लाखों लोगों की जिंदगी को संवारने वाला व्यक्ति, अद्भुत अनोखा व्यक्ति, आदरणीय विजय विरोधिया साहब, वो चाय की दुकान के अंदर बैठे हुए थे। अब मैं चाय की दुकान के अंदर गया तो फंस तो मैं गया ही था। उन्होंने बातचीत बस मुश्किल से आप ये समझो अ, एक आध मिनट रुका गया उनसे, बड़ी मुश्किल से, और फिर वो अपनी औकात पे आ गए। औकात पे बहुत जल्दी। आरसीएम में पता नहीं क्या है, आरसीएम की जब बातें होती हैं, मतलब इन इन लोगों पे रुका ही नहीं जाता। क्यों नहीं रुका जाता? अब आप अब आप हंसेंगे कि सैनी साहब ये बातें क्यों करते। मैं ये बातें इसलिए करता हूँ, इस बिजनेस ये तो बिल्कुल सरल है, आसान नहीं है ये नहीं मैं कहता, लेकिन सरल है। इसमें काम ही क्या है? इसमें सिर्फ इतना सा काम है कि भाई आप अच्छी चीजें इस्तेमाल करें जो हेल्थ के लिए भी ठीक हो, और प्योर हो, और ठीक तरह से एक जगह सारी चीजें मिल जाती हो, और सिर्फ अपने साथ में दो लोगों को जोड़ लें। यही तो है ना। अब मुझे कोई बता दे कि इससे सरल और क्या हो सकता है। और जहां स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ इनकम की अगर बात करें तो
आमदनी की अगर बात करें तो, कि जो आपको कितना भी आगे, आज मैं इन लोगों की अगर बात करूं, मैं प्रहलाद राय जी की बात करूं, तो 1,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है। 1,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, वो चलती फिरती इंडस्ट्री है। मेरे अपलाइनों में ऐसे बहुत सारे हैं कि जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का एस्टेट बना लिया है, 100 करोड़ से ज्यादा। और ये खाली कहने का नहीं है, और वो भी इन्हीं में है, विरोधिया जी भी इसी लाइन में है। तो वो तो औकात पे आ गए और आरसीएम की बात बहुत सारी बतानी शुरू की। अब रुका जाता नहीं इन पे। सुरेश राणा जी वाला उदाहरण मैं कई बार मीटिंग में पहले भी दे चुका, फिर बता देता हूँ। रिटायर्ड फौजी हैं, मेरठ से हैं। अब बड़े एक्साइटेड मेरे प्रोग्राम से गए थे, मुजफ्फरनगर प्रोग्राम था, मेरठ उनको पहुंचना था। तकरीबन 35-40 मिनट लगती हैं ट्रेन को मुजफ्फरनगर से मेरठ पहुंचने में। तो जब राणा जी ट्रेन में चढ़े तो एक सवारी और बैठी हुई थी वहां सीट पे। अब राणा जी चूंकि सेमिनार से गए थे और बहुत एक्साइटेड थे, तो राणा जी से भी रुका नहीं गया, और राणा जी ने भी उनको बहुत सारी बातें मेरठ तक आरसीएम के बारे में, आरसीएम ऐसा, आरसीएम वैसा, आरसीएम इतना अच्छा, आरसीएम के प्रोडक्ट इतने, बहुत सारी बातें राणा जी ने उस व्यक्ति को मेरठ तक बताई। और प्लेटफार्म पे जब उतरने लगे, राणा जी ने उससे पूछा, करोगे? तो उसने कहा ना। तो राणा जी कहने लगे, कीड़े पड़ के मरेगा तू, देशद्रोही। देशद्रोही और जोड़ दिया। अब उन्होंने देशद्रोही क्यों जोड़ा, मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं ये बात नहीं समझा था राणा जी ने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, आज इस अभियान की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि नए भारत का निर्माण हम कर रहे हैं। इससे नए भारत के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो हमें जानना समझना ये भी पड़ेगा कि पुराना भारत कैसा था। और पुराने भारत को जानने समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि मुगल कालीन शासन तक भी ये देश बहुत समृद्ध देश था। जो सारा डिग्रेडेशन हुआ है, सारा डिग्रेडेशन हुआ यहां जब अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने जिस तरह से इसका शोषण किया। लगभग 150-200 साल पहले की हिस्ट्री, और करीब करीब 40-50 इतिहासकारों को मैंने भी स्टडी किया, और मैंने भी ये पाया कि जो सारा का सारा जो डिग्रेडेशन हुआ इस देश में, ये इन अंग्रेजों के द्वारा हुआ। अब यहाँ के इतिहासकारों को पढ़ें तो सवालात खड़े करते हैं लोग, तमाम तरह की बातें करते हैं लोग। तो मैंने कुछ इतिहासकारों को पढ़ा कि जो बाहर के थे, उसमें टीवी मैकोले 17 साल एक अंग्रेज अधिकारी थे जो यहाँ रहे हिंदुस्तान में। और मैं ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 1835 की बात कर रहा हूं। 1835 में उन्होंने एक बहुत किताब लिखी, बड़ा ग्रंथ लिखा। और 2 फरवरी 1835 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश की संसद में, टीवी मैकोले ने एक व्याख्यान दिया, एक लेक्चर दिया। और 2 फरवरी 1835 की ये बात है, और जो बातें मैं ये बोल रहा हूं ये आप गूगल पे जाके सर्च कर। उन्होंने ये कहा कि आई हैव ट्रेवल्ड दिस कंट्री इंडिया, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर और ए थीप इन दिस कंट्री इंडिया। उन्होंने कहा कि मैंने 17 साल इस देश का, पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन पूरे देश में ना मैंने कोई भिखारी देखा और ना मैंने कोई चोर देखा। 1835 कोई बहुत बड़ा ये अरसा नहीं हुआ, 150-200 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। एक इतिहासकार विलियम डिग्बी का बड़ा सम्मान है पूरे विश्व में, अमेरिका में, यूरोप में, दूसरी कंट्रीज में, सब में। क्योंकि विलियम डिग्बी के बारे में ये कहा जाता है कि इस इतिहासकार ने कभी भी कोई बात विदाउट रेफरेंस नहीं कही, रेफरेंस के आधार पे कही। उन्होंने एक डाटा हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया था, और वो 1800 फिर 45 तक कोट हुआ बाद में। अंग्रेज इस तलाश में रहते थे, वो आज भी इसी तलाश में रहते हैं। ये जो सारा हंगामा है ना सारी दुनिया में, इस हंगामे के पीछे इकोनॉमिक कारण सबसे बड़े हैं, दूसरी चीजों को आगे करके रखते हैं। उनका काम ही यही है, वो पहले भी यही करते रहे, वो अभी भी यही कर रहे हैं। तो वहां बड़ी चर्चा होती थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की चर्चा होती थी कि ऐसा क्या है हिंदुस्तान में कि भाई अभी भी ये पहले, तो उसकी तो बात छोड़ दो कि जब गुप्त काल था या मौर्य काल था, ये तो मुगलों के शासन के दौरान भी इतना धन दौलत, इतनी सारी चीजें इस देश में ऐसी क्यों हैं। तो उस समय भी उन्होंने ये 1840 में
1823 अप्रैल 1840 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहा, विलियम डिग्बी जैसे सम्मानित इतिहासकार ने एक डाटा दिया। उन्होंने उस डाटा में ये बताया कि पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का 43% प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता है। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं कि जब मुगल कालीन शासन भी था। 43% प्रोडक्शन तब भी हिंदुस्तान में होता था। और पूरी दुनिया के व्यापार का जो एक्सपोर्ट होता था, लगभग लगभग 33% एक्सपोर्ट केवल और केवल हिंदुस्तान से होता था पूरी दुनिया में। और जो आमदनी में हिस्सा था, 27% आमदनी में हिंदुस्तान का हिस्सा था पूरी दुनिया की आमदनी में। 43% प्रोडक्शन में, 33% एक्सपोर्ट में और 27% आमदनी में। और यहां के जो बहुत सारे कारखाने थे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी और सारी जो चीजें थी वो बहुत उन्नत अवस्था में थी। तो अगर पुराने भारत को आप देखेंगे और फिर इस चीज से इसकी तुलना करेंगे, आरसीएम को क्या समझते हैं लोग? आरसीएम को ये समझते हैं कुछ चीजों को इधर उधर करने का धंधा, कुछ लोगों को जोड़ने घटाने का धंधा। ये नहीं है आरसीएम। आरसीएम कुछ और है। इसको कुछ और तरीके से जानने समझने के लिए तो फिर मैं तलाश में, फिर अब मैंने बहुत सारे रेफरेंसेज इकट्ठे किए हुए हैं और जो ये बताते हैं कि किस काल में किस किस तरह से कितनी चीजें हुई। तो अभी डिटेल में मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत समृद्ध देश रहा मुगल कालीन शासन में भी। सारा डिग्रेडेशन, फिर ड्रेन थ्योरी जब लिखी तो उसको तो बैन ही कर दिया दादा भाई नौरोजी ने, जब ये बताया कि अंग्रेजों ने कैसे इसको लूटा इस देश को। तो वो बड़ी कहानी हो जाएगी, देर तक चलेगी, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा राणा जी ने कि देशद्रोही, उस समय ये बात मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन जब आज मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहा हूं और बता रहा हूं लोगों को जाके, तो वो करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो ये सोचने पे मजबूर जरूर होते हैं कि हाँ ये कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेके तो मैं वहां विरोधिया जी के सामने बैठा हुआ था। अब बलवान जी वो वाली कहानी जो आप सुनाते हैं ना, कि भाई मैं जंगल में गया तो मेरे सामने शेर आ गया, कि भाई तूने फिर क्या किया, कि फिर मुझे क्या करना था, फिर तो शेर को ही करना था जो कुछ करना था। अब मैं उनके सामने बैठा था। अब उन्होंने भी मुश्किल से थोड़ी देर रुके और फिर औकात पे आके बहुत सारे आरसीएम के बारे में, आरसीएम ऐसा, आरसीएम वैसा, आरसीएम इतना अच्छा, आरसीएम के प्रोडक्ट इतने, बहुत सारी बातें 40-45 मिनट मुझे बताई। और मेरी समझ में एक भी बात नहीं आई। उस दिन मेरी समझ में एक छोटी सी बात ये आई कि इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये बात समझ के मैंने इसको थोड़ा सा शुरुआत की 1 महीना काम किया, 549 का चेक आया, 1,000 से ज्यादा का खर्चा हुआ। ये कहानी बार 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 मैं बताता हूं। तो शुरुआत मेरी भी छोटी सी हुई, खर्चा ज्यादा हुआ। और ऐसा इस बिजनेस में होता है, नए लोग यही दिक्कत में आ जाते हैं। उनको लगता है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है। तो मैंने भी फोन मिलाया था विरोधिया साहब को। मैंने भी उनसे पूछा था कि आमदनी 549, खर्चा 1,000। और बहुत जोर से बोले थे विरोधिया साहब मेरे। बिल्कुल ये जो सारी चीजें है ना, ये चूंकि सच्चाई की एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, इसको याद नहीं रखना पड़ता, इसको वो नहीं, ये होता ही है। तो बहुत जोर से बोले, शाबाश, वेरी गुड, लगे रहो। अब मैंने समझा था उल्टा समझ रहे हैं, आमदनी ये समझ रहे हैं, खर्चा ये समझ रहे हैं। लेकिन कोई बात थी, बात होती है, शब्दों में जान होती है। शब्द ऐसी चीज होते हैं जो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं, और शब्द ही ऐसी चीज होते हैं जो जिंदे को मार देते हैं। और बहुत अच्छा किसी ने लिखा कि घाव तलवार के गहरे भी हों, घाव तलवार के गहरे भी हों, भर जाते हैं, ये तो लफ्ज हैं जो दिल में उतर जाते हैं भालों की तरह। लगे रहो, बस यही है। और यही मैं आपको देना चाहता हूं, लगे रहो के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया होगा लगे रहो, लेकिन वो मुझे अच्छे लगे, मैं लगा रहा। 763 आए, उससे अगले महीने फिर चेक नहीं आया था, वो पूरा किस्सा कहानी है। फिर ये बढ़ता हुआ चला गया। अब ये इतना बढ़ गया आगे कि करोड़ों रुपए मेरी टीम में आने लगे, लोगों को हर महीने आने लगे, 1 करोड़ से ज्यादा हर महीने आने लगे।
ये इतना ज्यादा बढ़ गया आगे। तो ये चीजें इस बिजनेस में ऐसे चलती हैं। तो लगे रहो के पीछे क्या है? लगे रहो के पीछे है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आप में एक अद्भुत पावर दे देती है। तो इस बिजनेस में आप इसको समझ के लगे रहने वाली जो बात आती है, ये बिल्कुल मेन बात है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अगर इसको डाटा वाइज देखें और वो करें, तो लोगों की अलग अलग, जो मैं कह रहा था कि कंट्राडिक्टरी है सब्जेक्ट, क्यों है? क्योंकि अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन ओपिनियन कोई मायने नहीं रखती। ओपिनियन इसके बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी परिस्थिति के बारे में हो, ओपिनियन का कोई मतलब नहीं होता। ओपिनियन तो जो कुछ आज है कल बदल जाएगी। चाहे वो व्यक्ति के बारे में हो, उसने आपके लिए कुछ अच्छा कर दिया, आपकी ओपिनियन कुछ और है, फिर उसने कुछ और कर दिया, आप कुछ और बोलने लगते हैं उसी व्यक्ति के बारे में, तो ओपिनियन बदल गई। आपको उस काम से फायदा हो गया, आपकी ओपिनियन कुछ और है, आपको फायदा नहीं हुआ तो ओपिनियन आपकी बदल गई। तो ओपिनियन तो बदलती बदलती रहती हैं। जो काम की चीज है वो है फैक्ट्स। फैक्ट्स होते हैं जो स्टेटिकल के ऊपर होते हैं, स्टेटिस्टिक्स के ऊपर होते हैं। 100 साल पहले जो फिगर है, उस समय जो सच थी, वो आज भी सच है, और वो 100 साल बाद भी सच रहेगी। इसको अगर समझना है, इंडस्ट्री को अगर समझना है, और इस इंडस्ट्री में अगर आरसीएम को समझना है, तो आपको ओपिनियन के ऊपर नहीं, फैक्ट्स के ऊपर समझना पड़ेगा। और फैक्ट्स जो कुछ बोलते हैं, मैं थोड़ी सी उसकी बातचीत करूंगा आपसे। फैक्ट्स ये है, ये बदलते नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो फैक्ट्स हैं, जो डाटाज हैं, अभी जो पुराना डाटा आप सब लोगों ने पढ़ा, गूगल पे भी है, कि 21,282 करोड़ का ये हुआ यहाँ हमारे देश में। और पूरी दुनिया में अगर लगाएं तो 200 बिलियन डॉलर। 200 बिलियन डॉलर। 200 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन भारत में जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, और जिस सीएजीआर के रेट से ये बढ़ रहा है, तो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, ये जो आगे जो कंट्री हैं, कि अमेरिका में तो 2 लाख के 2,12,000 करोड़ के करीब का ये कारोबार हुआ। चाइना में भी 2 लाख करोड़ से ऊपर का ये कारोबार हुआ। जापान में 1,70,000 करोड़ के आसपास का ये कारोबार हुआ। छोटे छोटे से देशों में भी, जापान तो बहुत छोटा सा देश है, इतना बड़ा ये कारोबार हो रहा है। इनकी जनसंख्या सबकी मिला दें अगर, तो अकेले हमारे भारत की जनसंख्या से कम बैठती है। और यहाँ बहुत कम है। तो अभी शुरुआत है, ग्रास रूट लेवल पे है, इनिशियल स्टेज पे है। और बहुत अच्छा मौका इसलिए समझने का इसको है, क्योंकि मैं इसकी सही शुरुआत ही अभी मानता हूं। लोग जो कहते हैं ना, मैंने 15 साल पहले भी सुना था आरसीएम को, वो सच कहते हैं। लेकिन 15 साल पहले जो आरसीएम था, आज वो आरसीएम नहीं है। आज वो आरसीएम बदल चुका है। आज के आरसीएम को अगर जानना समझना देखना है, इस इंडस्ट्री को जानना समझना देखना है, तो सितंबर 2016, जब यहाँ की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन इशू की। दूसरी तारीख समझनी चाहिए, 30 जुलाई 2019, जब राज्यसभा में वो बिल पारित हुआ, कि जो लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था, कि ये लीगल है या इलीगल है, और इसके ऊपर कानून बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो ये वो तारीख थी। और फिर 28 दिसंबर 2021, जब यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया, और पूरी तरह से इसको लीगलाइज बिजनेस का करार दिया। और उसके बाद में जो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ, वो 21 जून 2023 को, 21 जून 2023 को इसको पूरी तरह से लेजिटिमेट करके, और इसको एक ऐसा साफ सुथरा रूप, कि अभी आप ये देखेंगे कुछ लोग हैं ऐसे, अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, जो कई तरह की चीजों में पड़े हुए हैं। कोई वो क्रिप्टो में पड़ा हुआ है, कोई वो किसी और चीज में पड़ा हुआ है। और वो क्या है कि बिना करे बहुत कुछ मिल जाए। मिलेगी उनको एक चीज बहुत जल्दी, जेल मिलेगी उनको। कुछ को मिल चुकी, और कुछ को मिलेगी, जो बचे हुए हैं। क्योंकि इसके ऊपर एक नियामक बॉडी आ रही है अभी, और नियामक बॉडी आते ही इसके ऊपर वो सारे अंदर जाएंगे, बचेगा नहीं एक भी। ये चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो डाटा रिसेंट जो है, 1,80,00,000 जॉब, ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। हमारा जो टारगेट है, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, और चीजों को मैं जान रहा हूं किस तरीके से,
1,80,00,000 जॉब इसके माध्यम से हम यहाँ के बच्चों को देने वाले हैं। और ये कोई सरकार भी नहीं कर सकती, ये इंडस्ट्री जो कुछ ये कर रही है। अब इसमें भी फिर सारी चीजों में मिला के इंडस्ट्री में भी जब आरसीएम की बात करते हैं, तो आरसीएम की बात हम खाली इसलिए नहीं करते मेरे भाई कि हम आरसीएम से जुड़े हुए हैं ना। आरसीएम की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में जानने समझने के लिए कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे जाएगा, इन चीजों को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको समझना जरूरी होता है। और वो पैरामीटर वही हैं कि प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है और प्लान है। और प्रोफाइल में वो सारी चीजें आती हैं। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों को जो दिक्कत होती है ना, वो यही होती है कि कोई उनको जानकारी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। एक वो कंपनी खोल के बैठ गए, एक उन्होंने प्लान बना दिया, कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत कर ली और फिर बाद में धीरे धीरे वो जीरो बटा लड्डू हो गई चीजें। यहां ऐसा नहीं है। यहां आप तीनों पैरामीटर्स पे अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और बहुत बड़ी तैयारियों के साथ में अभी 2024 खत्म होने वाला है और 2025 शुरू होने वाला है। 2025 से लेके और 2030 तक ये जो 5 साल होंगे, अगले 5 साल, इन अगले 5 सालों में जितना 25 सालों में काम हुआ है उससे करीब करीब 2500 गुना ज्यादा होगा। 2500 गुना ज्यादा। और ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये होगा इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है और जिस एसओपी पे आके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ऊपर आके ये कारपोरेशन काम कर रहा है। और यहां लोगों की समझ में ये बात आती जा रही है कि एक ब्रांड, आरसीएम प्रोडक्ट का मतलब हो गया एक ब्रांड। और लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले कहते थे कि नहीं आरसीएम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अब लोगों को ये ब्रांड नजर आने लगा और ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और कई कंपनियां ऐसी हैं, अभी मैं उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जो क्यू में है वेंडर बनने के लिए। और वो इतने भारी भरकम कंपनी है पहले से ही कि जो बहुत सारी चीजों में डील करती हैं और उनके आरसीएम से हैंडशेक होंगे। और इतना ह्यूज टर्नओवर इसका होगा कंपेरेटिवली। अगर आप देखेंगे चीजों को, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि 200 बिलियन डॉलर मैंने बताया, 200 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर मतलब एक बिलियन में 100 करोड़। तो 200 गुना 100 करोड़ और ये डॉलर है, तो 80 80 82 से और इसको गुणा कर दो आप। तो जो ये इतना बड़ा कारोबार होगा, इतना बड़ा कारोबार से ज्यादा केवल और केवल हमारे देश में होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं और सबको जरूरत है, यंग देश है, सारी चीजें हमारे फेवर में है। तो जब इतना टर्नओवर होगा तो आपका टर्नओवर भी जब बढ़ेगा तो आप ये देखेंगे, इस एक टर्म आती है द डायनामिक्स ऑफ वॉल्यूम क्रिएशन, जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत बड़ी टीम है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है वो उस हिसाब से नहीं आता। क्यों नहीं आता? गलती कुछ छोटी छोटी सी हो जाती है। हम सबने वो कहानी सुनी, एक किसान था, उसके पास मुर्गी थी, मुर्गी सोने का अंडा देती थी। उसे लालच आया कि सारे अंडे आज निकाल लूं, मुर्गी का पेट फाड़ दिया। वहां कुछ भी नहीं था। इस कहानी में मुर्गी क्या है? मुर्गी है पूंजी। पैसा क्या है? अंडा। इस बिजनेस में ये एक नीति कथा है। आपका नेटवर्क आपकी पूंजी है और जो उससे पैदा हो रहा है, जो आउटपुट आपको मिल रहा है। अब अगर आप मुर्गी की देखभाल में लगे रहेंगे और आपको चिंता उसकी नहीं होगी तो भी गलत है। और आप सारे अंडे एकदम निकालना चाहेंगे तो भी गलत है। मतलब कहने का क्या है? तीन चीजें इस बिजनेस में कि प्रॉपर ग्रुप स्ट्रक्चर, जो पहली चीज,
मैंने पिछले 18 सालों में करीब 400 किताबों का अध्ययन किया इस सब्जेक्ट के ऊपर, और निचोड़ कुछ निकाला कुछ पॉइंट का। उस निचोड़ का जो पहला पॉइंट निकल के आया मेरा, वो यही है कि प्रॉपर ग्रुप स्ट्रक्चर। इस बिजनेस में क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति लगातार 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 आगे बढ़ता चला जाता है और वो फिर लाखों रुपए महीना कमाने कमाने लगता है, दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो इस खेल को ही नहीं समझ पाता। एलन पीज की किताब सवाल ही जवाब है, दोबारा से पढ़ें। तीसरे चौथे पांचवें पेज पे उन्होंने लिखा है कि सफलता एक खेल है, जितनी ज्यादा बार आप इसे खेलते हैं उतनी ही ज्यादा बार आप जीतते हैं, और जितनी ज्यादा बार आप जीतते हैं उतनी ही सफलता से आप इसे खेलते हैं। ये एक आर्ट है, ये एक कला है। इस बिजनेस में जो मैं बहुत जोर दे के बताता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है इस बिजनेस में कि 100 करोड़ विरोधिया जी ने कमाए तो आप नहीं कमा सकते। आप उनसे भी ज्यादा कमा सकते हैं, और बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ग्रुप संरचना, प्रॉपर ग्रुप स्ट्रक्चर, ये आर्ट, ये कला, ये खेल क्या है, इसको किस तरीके से खेला जाए। अब जिनकी ग्रुप स्ट्रक्चर ठीक है वो इसमें आगे बढ़ेगा। और ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब मेरा यही है, डेप्थ बिल्डिंग कंटिन्यू होनी चाहिए प्रॉपर वे में। लोगों को स्पॉन्सर जब हम करें, ये देख लें कि कहीं एक जैसे लोग एक क्रॉस में तो नहीं जा रहे हैं। ये बहुत जावेद जी बहुत अच्छे तरीके से, बलवान जी, सारे सीनियर लीडर, डॉक्टर साहब, सब इसको, हुसैन जी, सब इसको बेहतर तरीके से जानते समझते हैं। तो प्रॉपर ग्रुप स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो इसको ठीक कर लो, अभी समय है। ये मैं कहना चाहता हूं। अगर कोई ख्वाब है और उसे पूरा करना है तो ग्रुप स्ट्रक्चर को ठीक करना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है, लोग आएंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन भीड़ में से कुछ लोग निकलेंगे। तो कोर टीम क्रिएशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधा गणित है बलवान जी, इतना सीधा गणित इस बिजनेस का मैंने देखा। अगर 100 कमाने हैं, 5,000 कमाने हैं, 50,000 कमाने हैं कि 5 लाख कमाने हैं, तो ये तय कर लो पहले कि 5 लाख। भाई 5 लाख तक की बात मैं भी बता सकता हूँ क्योंकि मैं पहुंचा हूं वहां तक। तो 5 लाख तक का तो मुझे भी पता है, और रास्ता बहुत सीधा है। पर ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए हो जाता है कि अलग अलग पथ बतलाते सब, जितने भी लोग हैं, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो, अब तुम वो करो। वो जो मधुशाला की वो लाइन मेरे याद आती है कि सच धज के साकी आता, बंठन के पीने वाला। सच धज के मतलब साकी बताने वाला, ठीक ठाक होके ही आता है थोड़ा सा। सच धज कर साकी आता, बंठन कर पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला बाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक राह पकड़ लें अगर, वो एक राह कौन सी है कि जो आपने ग्रुप स्ट्रक्चर पे लोगों को इकट्ठा किया। चार ही तो चीजें हैं कि भाई इसमें हमें शुरुआत करनी है, दूसरी बात हमें इसे सीखना है, तीसरी बात हमें अपने साथ लोगों को जोड़ना है, और चौथी बात हमें लोगों को आगे बढ़ाना है। ये चार ही तो स्टेप हैं। अब इसमें जो ग्रुप स्ट्रक्चर आपने बनाया, उसमें से आपने कम से कम 10 लोगों की टीम बनानी है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 500 रुपए आप कमाना चाहते हैं, एक राह कौन सी है जो मैं कई बार कहता हूं, वो राह है इसमें द वॉल्यूम ऑफ डायनामिक्स वॉल्यूम क्रिएशन वाली। 5,000 पीवी करना सीखना, 5,000 पीवी करना सीखना, 5,000 पीवी करना सीखना। अगर कोई व्यक्ति 5,000 पीवी करना नहीं सीख रहा है तो इसका मतलब वो आपकी लाइबिलिटी है, एसेट्स नहीं है। और आपको ऐसे लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा जो इसको सीख रहे हैं, क्योंकि मॉडल दो ही हैं, एक है प्रोडक्ट मॉडल और एक है बिजनेस मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल की जब बात करते हैं तो 5,000 वॉल्यूम की बात हम करते हैं। अब उसको कर लें किसी तरह से भी, आप उसको एफएमसीजी से कर लें,
आप उसको गामा से कर लें, न्यूट्रीचार्ज से कर लें, कीसोल से कर लें, किसी से भी कर लें, लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर है कि आप उसे हिज्जों में बांट दें, अलग अलग हिज्जों में करें कि 1500 मुझे एफएमसीजी से करना, 1500 मुझे न्यूट्रीचार्ज से करना, 1500 मुझे गामा से करना, तो 1500 मुझे तीसरे चौथे पांचवें प्रोडक्ट से करना। अगर इस तरीके से करके चलेंगे तो 10 की टीम भी अगर आप बना लेंगे और केवल 10 लोगों को भी आप ये सिखा देंगे कि 10 की टीम कैसे बनाई जाती है, यानी कि 1 × 10 × 10, तो फिर 50,000 से ऊपर की इनकम बनती है ये काम करते हुए करते ही। इसमें बहुत सारा ऐसा गणित नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी भी बात बिल्कुल नहीं है कि पढ़ा लिखाई व्यक्ति करेगा अनपढ़ नहीं कर पाए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें तो सिर्फ ये है कि जो ये रास्ता है, ये ट्रैक है, ये बना बनाया है, और इस पे आपको इसी तरीके से चलना है, लेकिन डिरेल हो जाती है गाड़ी, एकदम डिरेल हो जाती है। थोड़ी सी कोई कठिनाई आएगी, थोड़ा सा कोई चैलेंज आएगा, कोई चला गया, मेरी टीम में ये हो गया वो हो गया, तो ये जो चीजें हैं, भाई टीम है तो टूटेगी, गाड़ी है तो ठुकेगी, होगा ये तो चीजें चलेंगी, ये तो इसके साथ साथ चलती रहेंगी चीजें। तो इनसे डरना नहीं है, इनसे घबराना नहीं है, और इनसे विचलित भी नहीं होना है। आने वाला समय बहुत 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 अच्छा है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ में कहूंगा। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, कितनी भी कर लो, लेकिन लब्बो लुबाब यही है, इसे इसे कर लो, समझ लो। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, आपकी टीम में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ सभी की। जावेद जी, बलवान जी, बहुत, हुसैन जी बहुत, साबिर जी, और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब उधर हरिकिशन है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनाई हुई है। मुकेश जी, राजकुमार दादा के क्या हाल चाल हैं वो भी, सारी इतनी बढ़िया हीरो की ये टीम बनी हुई है। तो साथ में आए, मिलके करें, सारे लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें, और भाई मनसा वाचा कर्मणा एक ही रखें, ये मैं बार बार कहता हूँ। लोग जो हैं, दिक्कत वही होती है फिर जो जो थॉट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, और जो फिजिकल डीड्स हैं, उनमें अंतर आ जाता है, तो फिर सफलता में भी अंतर आ जाता है। कुछ बोलते अच्छा है, करते अच्छा नहीं, कुछ सोचते अच्छा है, करते अच्छा नहीं, तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। और सफलता तो तभी मिलती है कि जब वो तीनों चीज ठीक हो, और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हो। अपना नहीं सोचना, दूसरों के बारे में हमें सोचना। क्यों? क्योंकि इस ये बिल्कुल एक कुदरत का दिया हुआ हमें वरदान है। तो कुदरत जो भी चीज देती है, और कुदरत यही बात भी कहती है, इसकी नेमत सबसे बड़ी अच्छी यही है कि जब भी आप किसी का भला करते हैं, तो कुदरत आपका भला अपने आप ही कर देती है। तो इस बिजनेस को अपने अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, हर एक घर में खुशी आए, सबके बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें मिलें, सब मिलके आगे बढ़ें, प्यार हो, सम्मान हो, प्रेम हो, प्रेम भाव हो, सब सब ऐसी चीजें। और जो ये छोटी मोटी सी चीजें हैं, इनसे बाहर निकलें। एक छोटी सी बात मेरे याद आ रही है, सच्ची घटना है, कि जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, तो एक पागल खाना था कि बीच में आ गया। अब पागलों की फिक्र कौन करे? सब अपने पागलपन में मस्त थे, तो पागलों की फिक्र कौन करे? और जब अपना पागलपन कुछ खत्म हुआ, तो कुछ लोगों को ध्यान आया कि भाई उनसे भी पूछ लो। अब गए उनके पास में, अब बिल्कुल बीच में वो आ गया कि भाई कहाँ रहोगे, पाकिस्तान रहोगे कि हिंदुस्तान में रहोगे? बोले यहीं रहेंगे। कि नहीं, यहीं तो रहोगे, लेकिन कहाँ रहोगे, पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में? तो कहने लगे बड़े अजीब आप आदमी हो भाई, ये भी कहते हो कि यहाँ रहोगे, और ये भी कहते हो कि पाकिस्तान में रहोगे कि हिंदुस्तान में रहोगे, और पागल हमें कहते हो। अब बड़ी भारी समस्या हुई, कैसे समझाएं उनको? तो किसी ने कहा कि भाई इनसे ये पूछो कि मुसलमान हो कि हिंदू हो। मुसलमान हो तो पाकिस्तान में चले जाओ, हिंदू हो तो यहाँ हिंदुस्तान में चले जाओ। तो उनसे पूछा कि भाई मुसलमान हो कि हिंदू हो? तो कहने लगे ना तो हम हिंदू हैं और ना हम मुसलमान हैं।
हम तो इंसान हैं। पागल भी कहते हैं इस चीज को कि हम इंसान हैं, और हम इंसान पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये एक साझा तत्व है। सीमाएं हम लोगों ने बांधी हुई हैं, ऊपर वाले ने सीमाएं नहीं बांधी थी। और सीमाएं अलग ही नहीं करती, सीमाएं तो जोड़ती भी है। यही एक साझा तत्व है। दीवार जो पड़ोसी के साथ लगी हुई है, दिखाई देता है कि पड़ोसी उधर है और मैं इधर हूं, और ये दीवार अलग करती है, लेकिन ये दीवार पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ती भी है। यही एक साझा तत्व। आरसीएम कुछ बड़ी तैयारियों में है, कुछ वहां भी जाने की तैयारियों में है, और देखेगी दुनिया। हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता उस समय, लेकिन देखेगी दुनिया इस चीज को जरूर कि भाई ये कैसा हिसाब बना, और ये कैसी एक हवा चली, और कैसी ये चीजें हुई। तो बहुत बातें, अब क्या क्या कहूँ और क्या क्या छोड़ दूँ। वो एक वो छोटा सा वो है ना कि मेरे जज्बात कुछ इस कदर वाकिफ हैं मेरी कलम से। मेरे जज्बात कुछ इस कदर वाकिफ हैं मेरी कलम से कि मैं कुछ भी लिखूं, JRCM ही लिखा जाता है। अब कुछ इस तरह की चीजें हो गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और कुछ बस बातें मैंने आपसे शेयर की, और कहीं कोई बात ऐसी लगी हो जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, आपको ऐसा लगा हो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे वापस कर देना। जो आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये ठीक है, बस उस एक चीज को लेके इसको शुरू करना। कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की बिल्कुल नहीं है। और आपके अपलाइन में बहुत अच्छे अच्छे बहुत सभी लोग हैं, और कश्मीर वालों ने मुझे नौतिया तो दे रखा है, लेकिन बुलाएंगे कब ये मुझे पता नहीं है। तो जाऊंगा मैं जरूर, वो बुलाएंगे तब भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वायदा कुछ हुआ था, परवेज भाई ने किया था कुछ वायदा मेरे से, और इन सब लोगों ने, तो वो वायदा पूरा करना है। तो मैं ये चाहूंगा कि वो वायदा पूरा कब करेंगे। तो बलवान जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स स्पीकर। थैंक यू। हाय बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद Recording सर। stopped. बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार सर। सुपर सेशन आज का आपका रहा, और इसमें आपने पूर्ण रूप से अपनी स्टोरी जो आपने बताई, और निश्चित रूप से दोबारा फिर से आपको टाइम लेंगे सर हम आपका, और फिजिकल रूप से भी कश्मीर में अंदर बहुत जल्द आपका प्रोग्राम होगा, ये वादा है मेरा आपसे। और जावेद सर के भी आप पे ये चीज मैं बोल सकता हूँ। और जिस प्रकार से आप सर, आप जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट में हैं, उसके पास में तो सारी की सारी आपके पास में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्सनल लालच की वजह से दाएं बाएं भटक जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान इस मीटिंग में है, तो मैं उससे यही कहना चाहूंगा सर, आप राइट ट्रैक पे हैं। अपने दिमाग को भट भटकाओ, और अपनी पूरी मेहनत लगा करके पूरी शिद्दत के साथ में आरसीएम को आगे लेकर के जाओ। और आपने सर गजब ढा दिया आज तो अपनी स्टोरी के माध्यम। आपकी स्टोरी ही बहुत गजब की है सर। और इसमें आपने बहुत जो प्रॉपर ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताया, डेप्थ बिल्डिंग के बारे में बताया, कोर लीडर के बारे में बताया, डायमंड क्लब 5000 पीवी के बारे में आपने बताया। तो ये भी आपने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ा हो। तो लेकिन हमारे बीच में हमारे गुरुदेव जावेद सर भी हमारे बीच में हैं, तो उनके बगैर तो ये मीटिंग अधूरी है। तो मैं आप लोगों की जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव जावेद सर को। थैंक यू बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह का फजल है, करम है कि हमें ये बिजनेस मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ा करम है उनका, वो है कि हमें सैनी सर जैसे एक मेंटर, एक गुरु, एक अपलाइन मिले हैं। ये गर्व की बात है, रियली एक प्राउड मोमेंट है अपने लिए कि अपने एलओएस में इतनी शानदार लीड। मैं ये रिस्क ही नहीं ले रहा था कि कभी मैं सैनी सर को 150-200 लोगों की मीटिंग में बुलाऊं। ये बलवंत जी का वो उसका वो पता नहीं वो कहाँ से हिम्मत लाते हैं। पिछली बार उसने विजय सर को लाया, और आज सुदेश सैनी सर को लाया।
अदरवाइज मुझ में इतनी जरूरत नहीं, मैं कभी जरूरत नहीं वो बना पाया कि मैं इनको बताऊं कि सर आप 150-200 लोगों की इस मीटिंग में आ जाओ। सर आज का सेशन मैं क्या कहूंगा, मेरे पास रियली वो अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज की कमी है। आई फील रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि आपके प्रोग्राम के एक एक लफ्ज जो है उनके पीछे जो फलसफा छुपा होता है, मैं कई बार मतलब मैं सोच रहा था अगर ये सारी रात ये प्रोग्राम चले तो कितना ज्ञान, कितनी नॉलेज और जो आपने विजन इस बिजनेस के बारे में दे दिया कि आने वाले समय में क्या इस इंडस्ट्री से क्या क्या हो सकता है। तो रियली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि आज का सेशन आपने दे दिया। और मैं पर्टिकुलरली पूरे एलोस में बहुत सारे मेरे फेवरेट लीडर्स हैं, और अगर मैं देखूंगा कि उनमें से सबसे बेस्ट फेवरेट लीडर मेरे सैनी सर हैं। और मैं आपसे सर बिल्कुल, आप तैयार रहो सर, जो ही ये सरमा खत्म हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम टैगोर हॉल श्रीनगर में फाइनल डन सर। बस उसका डेट में फाइनल कर दूंगा, और बिल्कुल आपका फिजिकल प्रोग्राम हमें चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम की इस टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपका साया हमारे सर पे हमेशा रहना चाहिए, और आपकी गाइडेंस हमें हमें मिलनी चाहिए। बस आपका वो राइट डायरेक्शन आप हमें दिखाइए, बिल्कुल कैसे क्या करना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हमें इस टीम को अपडेट करते रहे, बाकी हम आपका सर हमेशा फख्र से ऊंचा रखेंगे। तो बिल्कुल पूरा सर, और पूरी कश्मीर की टीम से, हरियाणा की टीम से, और जितने भी बाकी जहां जहां से हैं उन पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट बलवंत सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद गुरुदेव। और ये 150-200 लोगों की टीम, मैं आपसे एक पर्सनल वादा करता हूँ गुरुदेव, ये 150-200 के लोगों की टीम 1,500 लोगों में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ी शुरुआत की तरफ ले जाने की शुरुआत है। यानी कि कहते हैं ना, जैसे सुदेश सैनी सर की, गुरुदेव की भाषा में अगर मैं बोलूं, तो उनके दिमाग की, तो जिस प्रकार से उन्होंने बोला है ना, तो थोड़ा उसी ट्यूनिंग में आ जाते हैं हमें भी, कि धीरे धीरे ये फलसफा किस प्रकार से आगे बढ़ेगा ये किसी को नजर नहीं आता, ये सिर्फ मुझे नजर आता है या आपको नजर आता है। यानी कि कुछ लोग होंगे, जैसे विजय जी बोलते हैं ना, इतने से लोग हों को लोगों को बताओगे तो इतनों को समझ में आएगा, और इतने जब काम करेंगे तो फिर इतनों को बताओगे तो फिर इतनों को समझ में आएगा। तो ये 150 से 200 लोगों के बीच में 2031 दिसंबर 2025 से पहले पहले बलवान सिंह का वादा है कि 1,000 लोगों में कब बदल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। जय आर सी एम, अस्सलाम वालेकुम।